friends, welcome to our channel ज्ञान गंगा आयुर्वेदा क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल पटेल, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्नेह अध्याय अर्थात स्नेह अध्याय का सेकेंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का लिंक मिलता रहे। आइए बात करते हैं स्नेह अध्याय के सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे अर्थात सेकंड वीडियो आज हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सिद्धांत विवरण हम लोग पढ़ रहे थे कि पहला तो था हम लोग का एक तरह से इंट्रोडक्शन, अध्याय परिचय था पहला पॉइंट। उसके बाद हम लोगों ने उसके उसके बाद दूसरा पॉइंट था सिद्धांत विवरण। सिद्धांत मतलब जो स्नेह से संबंधित, स्नेह अध्याय अर्थात स्नेह से संबंधित जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जो बेसिक रूल है, उसमें देखेंगे 1 से लेकर 4 पॉइंट हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया। आइए अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट उसके बाद उसी सिद्धांत विवरण में हम लोग बात करेंगे। 5th पॉइंट देखेंगे अच्छे पेय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे पेय आपके चाहे एमसीक्यू में पूछा जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाए या शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक एक पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। जैसे अच्छे स्नेहपान आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसको खास तौर से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देख रहे होंगे अच्छे स्नेह, जैसा कि नाम है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को जो बेसिक प्रिंसिपल पढ़ना है तो नाम में ही उसके सब कुछ छिपा है। अगर किसी व्यक्ति का नाम जान जाएंगे तो उस नाम के अनुरूप उसमें गुणधर्म पाए जाने चाहिए, ऐसा जो नामकरण का सिद्धांत कहता है। तो यहाँ पर जो अच्छ स्नेह, अच्छ का मतलब क्या होता है, यहाँ अच्छ पेय एक पॉइंट है आपके। इस 5th पॉइंट क्या है, अच्छ पेय, अच्छ पेय है, अच्छ पेय। तो अच्छ प्लस पेय दो शब्दों से मिलकर बना है ये। तो अच्छ प्लस पेय, अच्छ का मतलब होता है स्वच्छ, अच्छ का मतलब होता है स्वच्छ, स्वच्छ का मतलब होता है शुद्ध, उसमें कोई मिलावट ना हो। यहाँ बात किसकी हो रही है, यहाँ बात हो रही है स्नेहन से संबंधित। हम लोग चतुर्विध स्नेह की बात कर रहे थे, घृत तैल वसा मज्जा। तो यहाँ पर इसका मतलब, और पेय का मतलब क्या होता है, स्नेहपान, स्नेहन का पान, स्नेह का पान। इसका मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को स्नेह का सेवन करा जाए, केवल स्नेह का पान कराया जाए, केवल मतलब शुद्ध स्नेह का पान कराया जाए, तो उसे क्या कहेंगे, अच्छ पेय। अच्छ का मतलब समझ लें स्वच्छ या शुद्ध, मीन्स केवल शुद्ध स्नेह का पान अगर जिसको कराएंगे तो उसको बोलेंगे अच्छ पेय। हम लोगों ने जब प्रयोग करते समय, इससे पहले वाले पॉइंट में हम लोगों ने बात किया था पिछले वीडियो में, कि वहां पर बात किया था प्रविचारणा। तो प्रविचारणा के जब हम लोग को बताया था कि स्नेहपान 2 प्रकार से होता है। एक प्रयोग इस तरह से होता है कि जहां पर केवल स्नेहपान प्रयोग होता है, जिसको हम लोग अच्छ पेय कहते हैं। दूसरे तरह से होता है कि हर व्यक्ति डायरेक्ट स्नेहपान, अगर किसी को घी पिलाना हो डायरेक्ट, तो नहीं पी सकता है। तो कुछ व्यक्ति डायरेक्ट घी का सेवन कर लेते हैं, कुछ लोगों को क्या होता है खाने पीने की चीजों में मिलाकर देते हैं। जब किसी व्यक्ति को स्नेह का सेवन जो है खाने पीने की वाली चीजों में मिलाकर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रविचारणा। तो उसका हम लोगों ने वर्णन इससे पहले वाले वीडियो में किया था। तो उसी का एक पार्ट है अच्छ पेय। अच्छ मतलब हो जाएगा स्वच्छ या शुद्ध, जिसमें कोई मिलावट ना हो, कोई मिलावट नहीं हो। पेय मतलब स्नेह पान। तो अर्थात यहाँ मीनिंग क्या हो गया, अर्थात शुद्ध अर्थात स्वच्छ स्नेह का सेवन करना अच्छ पेय या अच्छ स्नेह कहलाता है। अच्छ पेय को ही अच्छ स्नेह भी कहते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अच्छ पेय, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अभी तक अगर नहीं आया तो श्योर आएगा। यहाँ पर फिर से देखेंगे, जो केवल स्नेह का पान किया जाता है उसे प्रविचारणा नहीं कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रविचारणा में बोला भी था कि जिसमें जिस स्नेह को अन्य द्रव्यों के साथ मिलाकर, खाने पीने की चीजें मिलाकर करते हैं, उसे प्रविचारणा कहते हैं। लेकिन कह रहा है जो केवल स्नेह का पान किया जाए, सिर्फ और सिर्फ जो चतुर्विध स्नेह में से कोई एक स्नेह पान करे तो उसको प्रविचारणा में काउंट नहीं करते हैं, उसके प्रविचारणा नहीं कहा जाता है। वैद्यों ने मतलब जो आचार्यों ने अच्छ स्नेह पान को, आचार्यों ने क्या बोला, अच्छ स्नेह पान को क्या बोला है, ये ज्यादा मायने रखता है कि ये आपके एमसीक्यू में पूछा जाएगा। आचार्यों ने अच्छ स्नेह पान या अच्छ पेय को मुख्य कल्पना या प्राथमिक कल्पना या प्रधान कल्पना मानी है। आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग के जो दादा परदादा होते थे उस समय बहुत ज्यादा में घृत का सेवन करते थे। वो भी घृत खाने पीने में नहीं, खाने में नहीं, सिर्फ डायरेक्ट पीते थे। 1 पाव, आधा 500 ml, 1 लीटर तक लोग पी जाते थे, उससे ज्यादा भी पी जाते थे। ये चीजें पहले की चीजें हैं। वो अलग बात है कि आज के परिवेश में चीजें चेंज हो रही हैं, परिस्थितियां चेंज हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वैद्यों ने अच्छ स्नेहपान को मुख्य कल्पना मानी है।
या प्राथमिक कल्पना या प्रधान कल्पना, मानिए इसके तीन नाम होते हैं। अच्छे स्नेहपान के तीन नाम है, मुख्य कल्पना या प्राथमिक कल्पना या प्रधान कल्पना, इसके तीनों नाम से जाने जाते हैं अच्छे पेय अच्छे स्नेह को। अब देखेंगे यहाँ पर केवल स्नेह पीने में, केवल स्नेह पीने से होता क्या है। अब बात आती है कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्ता है, क्यों स्नेह केवल पीते हैं। अगर कोई चीज स्नेह खाने पीने मिला कर देंगे या सिर्फ स्नेह पान करेंगे तो उस दोनों में फर्क क्या आएगा, ये बेसिक डिफरेंस जानना जरूरी है। क्योंकि आपसे इंटरव्यू में, आपके वाइबा में ये जरूर प्रश्न पूछा जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है, क्या जरूरत है उसको पिलाने की, आराम से दे दो उसको खाने पीने में। तो यहाँ पर क्या है, केवल स्नेह पीने में, अच्छे स्नेह पीने में स्नेह की मात्रा अधिक होती है। तो सिंपल सी बात है कि आप खाने पीने में कितना मिला के दोगे, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्नेह पान कर रहा है तो 100 ml 200 ml 300 ml डिपेंड करता है, इतना पी जाएगा। तो ये कह रहा है केवल स्नेह पीने में अच्छे स्नेह अर्थात स्नेह की मात्रा अधिक होती है। अधिक होने की वजह से क्या करता है, अतः शीघ्र ही कार्य करता है। तो ये शीघ्र कार्य करता है, कार्य क्या करेगा, तो स्नेह पी रहे हैं तो स्नेह पीने से स्नेहन होगा, शरीर में स्निग्धता होगी, जिस पर्पज से जिस एम या उद्देश्य से उसको स्नेह पान करा जाएगा उस एम की सिद्धि जल्दी होगी, अच्छे से होगी। तो ये तो बात थी अच्छे स्नेह या अच्छे पेय के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे उसमें हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है 6th पॉइंट देखेंगे। तो यहाँ पर आता है हेडिंग है स्नेह की मात्राएं, स्नेह की इंडिकेशन, स्नेह की मात्रा, वहां पर पॉइंट दिया होगा हेडिंग स्नेह की मात्रा एंड इट्स इंडिकेशन। मतलब कि जो स्नेह पान अभी बताया गया है तो उसकी मात्रा फिक्स होती होगी ना, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को चाहे जितना मन उतना पिला दो। तो ये पर्सन टू पर्सन या डिजीज टू डिजीज अलग अलग वेरी करता है। तो किस व्यक्ति में कितनी मात्रा, किस तरह के व्यक्ति को या किस तरह के रोगी को कितनी मात्रा देनी चाहिए, उसको क्लासिफाई कर दिया गया। आचार्य चरक ने स्नेह की 3 मात्रा बताई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके एमसीक्यू में पूछा जाएगा स्नेह की मात्रा होती है तो ऑप्शन रहेंगे 1 2 3 4 या 2 3 4 5, इस तरह से ऑप्शन रहेंगे। तो आपका आंसर होगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो चरक संहिता, आप पढ़ रहे हो चरक संहिता, चरक के अलावा हम अन्य लोगों की भी बात पढ़ लेंगे, लेकिन हम लोग को ध्यान रखना चाहिए चरक का। तो यहाँ पर देखेंगे आचार्य चरक ने स्नेह की 3 मात्राएं बताई है। तो सही जवाब होगा 3 मात्रा, अर्थात उन्होंने 3 कैटेगरी कर दिया कि 3 तरह के लोगों को अलग अलग डिवाइड कर दिया, 3 स्नेह की मात्रा बता दिया है। तो देखेंगे और साथ ही साथ हर एक जो मात्रा बताई है वो किसके लिए बताई है वो उसका इंडिकेशन है। तो स्नेह की मात्राएं एंड इट्स इंडिकेशंस, ये आपका हेडिंग है। देखेंगे चरक ने 3 मात्राएं बताई हैं, ब्रैकेट हमने लिख दिया, सुश्रुत ने 5 मात्रा बताई है। ये फर्दर आपको आगे जब फाइनल ईयर में पढ़ोगे तब तो चीजें क्लियर होगी कि सुश्रुत ने 5 मात्रा बताई है, चरक ने 3। यहाँ पर हम लोग आचार्य चरक की बात करते हैं क्योंकि हम लोग को चरक संहिता का ही चैप्टर पढ़ने हैं। तो देखेंगे यहाँ पर 3 मात्रा में पहली मात्रा है हृस्व। तो 3 मात्रा है, हृस्व मात्रा, मध्यम मात्रा, प्रधान मात्रा। हृस्व मतलब सबसे कम मात्रा, मध्यम मतलब होता है मीडियम, और प्रधान मतलब सबसे अधिक। मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति या रोगी होते हैं जिनको सबसे कम स्नेह की मात्रा दी जाती है, उसको मात्रा को क्या कहते हैं, हृस्व मात्रा। देखिए हृस्व मात्रा का दूसरा नाम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये मात्रा वाला पॉइंट भी अपने आप में, ये हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हृस्व मात्रा का मतलब उसको दूसरा नाम क्या है, अर्ध अह्यक। अह्यक का मतलब क्या होता है कि अह्यक मतलब होता है कि एक तरह से एक दिन, चाहे एक दिन या एक रात, है ना, 24 घंटे का दिन रात मिलाकर होता है। तो आप चाहे अह्यक का मतलब एक दिन या एक रात मीन्स 12 घंटे, अह्यक का मतलब क्या होता है 12 घंटे, अर्ध का मतलब होता है आधा। तो अर्ध अह्यक का मतलब क्या हो गया 6 घंटे, अर्ध अह्यक का मतलब क्या हो गया 6 घंटे। देख रहे होंगे हृस्व मात्रा को अर्ध अह्य बोलते हैं। ह में य है, ध्यान रखिएगा, ह में य है तो उसको अर्ध अह्य बोलते हैं, 6 घंटे की मात्रा। अब इसका निर्धारण कैसे होता है, मान लीजिए 3 तरह के व्यक्ति हैं, हम लोगों ने 3 व्यक्तियों को स्नेहपान कराया। तो हम लोगों ने देखा कि किसी व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति है या उस पर्टिकुलर रोगी है, तो हमने उसको 3-4 लोगों को, कई लोगों को पिलाया। कुछ लोग ने देखा कि ये मात्रा जो 6 घंटे की मात्रा, मतलब उसको स्नेहपान जब कराएंगे तो ये मात्रा 6 घंटे में ही पच जाती है, 6 घंटे में उसका पाचन होता है, उसको मतलब उतनी मात्रा जो कि 6 घंटे में पच जाए उसको हम बोलते हैं हृस्व मात्रा। तो जो कम समय में पच रही, इसका मतलब मात्रा भी कम होगा, कम समय में पच रही है उसकी मात्रा कम होगा।
तो यहाँ देखेंगे ह्रस्व मात्रा मतलब 6 घंटे की मात्रा जो 6 घंटे में पच जाए। इसके बाद देखेंगे ये ह्रस्व मात्रा या अर्ध या 6 घंटे वाली मात्रा जो होती है स्नेह की, वो किन व्यक्तियों में या किन रोगों को देते हैं, रोगियों में देते हैं। इंडिकेशन की बात करेंगे, ज्वर अतिसार, तो जिन व्यक्तियों को फीवर के साथ साथ डायरिया हो रहा हो, जिसको मतलब फीवर प्लस डायरिया ज्वर अतिसार हो रहा हो, जिसको खांसी आ रही हो तो कास अर्थात कफ के रोगियों को देते हैं। व्रिंगड़ी मतलब होता है जिस जो व्यक्ति दुबला पतला होता है तो उसको कहते हैं ना बहुत थोड़ा सा मोटा होना तो घृत का सेवन करो। तो घृत की कौन सी मात्रा है, ह्रस्व मात्रा देंगे। जिनको दुबले पतले होते हैं तो उनको उसकी ह्रस्व मात्रा देते हैं, 6 घंटे वाली मात्रा देते हैं। फिर देखेंगे बल्य का मतलब होता है घृत के सेवन से या जो इस मात्रा के सेवन से व्यक्ति स्ट्रेंथ हो जाता है, इसका बल बढ़ता है। बल्य मतलब बल्यकारी होता है। निर्बाधा मतलब कोई उपद्रव उत्पन्न नहीं करता। ये मात्रा पीने से, ये मात्रा कोई भी पी लेगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वही मात्रा अगर प्रधान मात्रा पी लेगा तो हो सकता है लूज मोशन हो गए, इंडाइजेशन हो जाए, बहुत से उपद्रव आ सकते हैं, इसलिए बोला गया निर्बाधा। आइए बात करते हैं इसके सेकंड मात्रा के बारे में। ए के बाद हम लोग बी की बात करेंगे, मध्यम मात्रा। जैसा कि नाम है मध्यम मात्रा, तो मध्यम मात्रा इससे पहले कौन सी मात्रा थी, ह्रस्व मात्रा जो कि अर्ध अह्य थी। मध्यम मात्रा को अह्य मात्रा भी बोलते हैं, मतलब कितने समय में पच जाती है स्नेह। इस तरह के व्यक्ति में स्नेह 12 घंटे में पचती है, तो ये कहने की मात्रा बढ़ गई। मात्रा बढ़ेगी तो समय बढ़ेगा। तो अर्ध अह्य मतलब 12 घंटे, मतलब एक दिन या एक रात, सिंपली आप कह दें। तो इसको मध्यम मात्रा को अन्य नाम से भी जानते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना भी वेरी वेरी लगा दीजिए उतना ही कम है। उसको बोलते हैं मंद विभ्रंशा। ये है मंद विभ्रंशा का मतलब होता है कम उपद्रव करने वाले। इसका मतलब कि उपद्रव करती है ये मध्यम मात्रा, लेकिन बहुत कम करती है। इससे पहले हम लोगों ने ह्रस्व मात्रा में हम लोग निर्बाध बोला था, इसका मतलब कोई उपद्रव नहीं करती है। तो ह्रस्व मात्रा जो कम मात्रा थी वो निर्बाध थी, अर्थात मतलब कोई उपद्रव नहीं करती है। लेकिन मध्यम मात्रा क्या है, मंद विभ्रंशा, मतलब मंद मतलब थोड़ी सी उपद्रव करती है, उतना डेंजरस उपद्रव नहीं करती है, थोड़ा बहुत उपद्रव करती है। तो कम उपद्रव करने वाली मात्रा को हम लोग मंद विभ्रंशा या मध्यम मात्रा कहते हैं। प्रश्न पूछ लेंगे, एमसीक्यू में पूछ लेंगे कि मंद विभ्रंशा है, मंद विभ्रंशा स्नेह की कौन सी मात्रा है, तो आपका सवाल होगा ह्रस्व मात्रा, मध्यम मात्रा, प्रधान मात्रा या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा, मध्यम मात्रा को मंद विभ्रंशा या कम उपद्रव करने वाली मात्रा कहते हैं। ये तो हो गया आपका इसके अल्सोनोनस या दूसरे नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कि मध्यम मात्रा का इंडिकेशन क्या है, निर्देश क्या, किन रोगियों में किन व्यक्तियों में दिया जाता है। तो सबसे पहले कि ये जो मध्यम मात्रा किसको देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी जिस तरह से मंद विभ्रंशा इंपॉर्टेंट था उसी तरह शोधनार्थ किस व्यक्ति को देते हैं, शोधनार्थ, अर्थात जिन व्यक्ति का शोधन करना है। मान लीजिए किसी को बमन कराना है, मान लीजिए किसी को विरेचन कराना है या वस्ती देनी है, बमन विरेचन वस्ती, बमन कराना हो, विरेचन कराना हो, वस्ती देनी हो, तो उन रोगियों में ये मध्यम मात्रा पिलाई जाती है। तो शोधनार्थ का मतलब जिनको बमन हो, विरेचन हो, वस्ती हो, मतलब जिनको बमन देना हो, बाद में विरेचन और वस्ती, बमन विरेचन वस्ती जिनको फर्दर फ्यूचर में देना है, उनके लिए पहले सबसे पहले स्नेहन कराते हैं, देन स्वेदन कराएंगे, देन आपका ये प्रक्रिया कराते हैं। लेकिन मान लीजिए इन तीनों में से कोई एक करना है तो मध्यम मात्रा ही देंगे। तो यह समझ में आया शोधनार्थ। तो प्रश्न पूछेगा शोधनार्थ मात्रा देते हैं, शोधनार्थ मात्रा है कौन सी मात्रा है, चार ऑप्शन देंगे, ह्रस्व मात्रा, मध्यम मात्रा, प्रधान मात्रा। तो सही जवाब क्या होगा, मध्यम मात्रा। क्लियर, तो याद करना है इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे किन रोगों में देते हैं। तो शोधन मतलब कि ये शोधनार्थ है, तो साथ ही साथ हम लोग कुछ बीमारियां भी आगे पढ़ेंगे, जो आपके फाइनल प्राप्त में हम लोग बीमारी पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर अभी चल रहा है, थर्ड ईयर में था चरक के उत्तर तंत्र जो है, जहाँ पर चरक का चिकित्सा वाला पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, वहां पर हम कुछ डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, वहां चिकित्सा पढ़ेंगे। तो कुष्ठ है, प्रमेह है, वात रक्त, इसमें भी शोधन कराते हैं, तो इसमें स्नेह की मध्यम मात्रा देते हैं। तो यहाँ पर शोधन ही कराएंगे, तो कुष्ठ है, प्रमेह है, वात रक्त में बमन विरेचन वस्ती है, जो उनकी प्रक्रिया कराई जाती है, लेकिन मध्यम मात्रा के थ्रू ही कराई जाती है। उसके बाद देखेंगे मृदु कोष्ठ व्यक्ति। अभी हम लोग कोष्ठ की बात करेंगे, किस व्यक्ति की कोष्ठ का मतलब होता है कि वो उसके जो पाचन शक्ति होती है वो कितनी है।
जैसे कहते हैं मृदु कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ है, क्रूर कोष्ठ है, तो इसका भी नेक्स्ट हम लोग चैप्टर नेक्स्ट लेसन में हम लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। कोष्ठ के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, अभी सिलेबस में है, इसलिए घबराइए मत। तो मृदु कोष्ठ व्यक्ति में भी मध्यम मात्रा देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो थर्ड मात्रा थी, तीसरे प्रकार की मात्रा चरक के हिसाब से प्रधान मात्रा। प्रधान मात्रा को हम लोग अहोरात्र कहते हैं। अहोरात्र का मतलब 24 घंटे में जो मात्रा पच जाए, इसका मतलब 24 घंटे ले रही है, इसका मतलब सबसे ज्यादा मात्रा होगी। जो मात्रा जितना अधिक ले रही है, इसका मतलब ज्यादा ज्यादा व्यक्ति को स्नेह लिया जा रहा है, और रोग या रोगी उस हिसाब से बहुत ही स्ट्रांग होगा, या कुछ ऐसी कंडीशंस होगी जिसके लिए ये प्रधान मात्रा देते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रधान मात्रा का दूसरा नाम क्या है। जिस तरह से मध्यम मात्रा का नाम मध्य विभ्रंशा था या शोधनार्थ था, उसी तरह से प्रधान मात्रा का दूसरा नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शमनार्थ। ध्यान रखिएगा, शमन। एक तो होता है शोधन, दूसरा होता है शमन। तो आप अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ के आओ शोधन और शमन क्या होता है। तो शोधन का मतलब होता है कि दोष अपने जो कोष्ठ में होते हैं उनको पंचकर्म के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देना, जैसे बमन के द्वारा, या जो मुख मार्ग से बमन के द्वारा, या गुदु मार्ग से विरेचन के द्वारा, या बस्ती क्रिया के द्वारा। तो बमन विरेचन बस्ती के द्वारा उनको बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, शोधन कहलाता है। जबकि समन का मतलब क्या होता है, समन का मतलब ये होता है कि जिस जगह पे दोष हैं उसको उसी जगह पे उसको समाप्त कर देना, उसी जगह पे दबा देना है, समाप्त कर देना, क्या कहलाएगा, शमन। इसका मतलब शरीर से बाहर न निकाल करके शरीर के अंदर ही उसको समाप्त करना, नष्ट करना, इसको बोलते हैं समन, समनार्थ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि शोधनार्थ मात्रा शोधनार्थ कार्य किसका है, मध्यम मात्रा का। समनार्थ कार्य क्या है, प्रधान मात्रा का। तो इसको साथ ही साथ समनार्थ के साथ साथ दोष अनुकर्षणी मतलब दोषों को कर्षण करने वाला होता है। साथ ही साथ सर्व मार्ग अनुसारणी, ये सभी मार्गों में जाता है, सभी स्रोतों तक की मात्रा जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं सर्व मार्ग अनुसारणी। आइए बात कर लेते हैं इंडिकेशन, अर्थात इसको प्रधान मात्रा कहाँ कहाँ या किन व्यक्तियों को देते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि गुल्म है। गुल्म एक तरह से वात व्याधि है। गुल्म क्या होता है, वात व्याधि होता है। लंप जो एक कभी कभी देखते हैं ना कि किसी व्यक्ति के जो कोष्ठ में एक तरह से वात जो होता है इकट्ठा होकर एक झाड़ी नुमा, जैसे कहते हैं ना गुल्म, सामान्यतः अगर देखा जाए तो झाड़ी होती है, हेज होती है, उसको गुल्म बोलते हैं, मतलब झाड़ी। लेकिन इसी तरह से हमारे कोष्ठ में भी इस तरह से एक बीमारी है जिसको हम लोग गुल्म कहते हैं। गुल्म के 5 भेद होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वातज व्याधि है मेनली, ठीक है ना, बिना वात के गुल्म नहीं होता, ऐसा बोलते हैं। विसर्प एक स्किन डिजीजेज है जो कि कुष्ठ से संबंधित है, इसके बारे में बात करेंगे। तो गुल्म है, विसर्प है। मूत्रकृच का मतलब, कृच्छ मतलब कटाई। तो किसी व्यक्ति को अगर जो यूरिनेशन अगर पेनफुल यूरिनेशन हो तो उसको बोलेंगे मूत्रकृच। और सर्पदंश, अगर सांप काटा है तो भी उसमें प्रधान मात्रा देखते हैं ना गांव घर में कि जिन व्यक्तियों को सांप काटा घृत पिलाते हैं, स्नेह का सेवन कराते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, तो क्या कर रहा है, सर्पदंश में, उन्माद में, एक तरह से मानसिक व्याधि होती है, इसको इसमें भी हम लोग प्रधान मात्रा देते हैं। और गाढ़ वर्च का मतलब क्या है, वर्च का मतलब होता है फीकल मैटर, पुरिस मल, पुरिस। गाढ़ का मतलब होता है जिसमें मलबद्धता हो, कॉन्स्टिपेशन। गाढ़ वर्ष का मतलब क्या हो गया, कॉन्स्टिपेशन की स्थिति में भी एक तरह से प्रधान मात्रा देते हैं। तो हम लोग मात्रा के बाद नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, 7th पॉइंट की बात करेंगे। हेडिंग है स्नेह के योग्य एवं अयोग्य पुरुष। आपके सिलेबस में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 7वां पॉइंट, स्नेह के योग्य एवं अयोग्य पुरुष का परिचय। तो यहाँ पर सिंपली इंट्रोडक्शन देना है, मतलब परिचय बताना है कि किन स्नेह के कौन से व्यक्ति योग्य होते हैं, कौन से व्यक्ति अयोग्य होते हैं। मतलब किन व्यक्तियों को, हर व्यक्ति को स्नेह नहीं दे सकते हैं, ये ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि हम किसी भी व्यक्ति को ये मात्रा दे सकते कि स्नेह की जो मात्रा होती है, श्रेष्ठ मात्रा, मध्यम मात्रा, प्रधान मात्रा, मतलब सबको दे दे, नहीं। तो स्नेह किसको देना चाहिए, मतलब किसको देना चाहिए, किन रोगों में देना चाहिए, वो बोलते हैं स्नेह के योग्य। और जिन व्यक्तियों में नहीं दिया जाता है, जिन रोगों में नहीं आता है, उसको क्या बोलते हैं, अयोग्य पुरुष। स्नेह के योग्य मतलब जिनमें इंडिकेट किया गया है, जिसको देना चाहिए, जिनमें नहीं देना चाहिए, उसको बोलते हैं अयोग्य पुरुष का परिचय। तो सिंपल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर चरक सूत्र 13 में, इसी चैप्टर में चरक ने 52 नंबर का श्लोक उन्होंने बताया है। क्या बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, ध्यान दीजिएगा। स्वेद्या,
मतलब ये कह रहा है स्नेह के योग्य पुरुष, मतलब किनको स्नेह देना चाहिए, स्नेहन देना चाहिए, उसकी बात, पहले पॉइंट की बात कर रहा है, स्नेह के योग्य वाली बात कर रहे हैं। स्वेद्या शोधितव्या रुच्छ वात विकारण व्यायाम मध्य स्त्री नित्या स्नेहिया सूर्य च चिंतका। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए जिनको बताया गया है कि स्नेहन के योग्य पुरुष कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, हम श्लोक भले ही याद न करें लेकिन उसके कंटेंट को याद कर लेते हैं। जैसे स्वेद्या मतलब क्या होता है, जिनका स्वेदन कराना हो। तो जिसे जिनका स्वेदन कराना हो तो उससे पहले क्या करते हैं, उसको स्नेहन की क्रिया कराते हैं। जैसे देखते हैं ना कि किसी को ज्वाइंट पेन हो रहा हो, पहले तेल की मालिश करते हैं, फिर सेकाई करते हैं। तो सेकाई डायरेक्ट करेंगे तो फायदा इतना अच्छा नहीं होगा, पहले स्नेहन करेंगे, इसलिए स्नेह के युग में आ जाएगा। जिनका स्वेदन करना हो उनको स्नेहन जरूरी होता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, शोधितव्या। शोधितव्या जिनका शोधन करना हो, तो शोधितव्या मतलब जिनका शोधन करना हो, जिनको बमन विरेचन बस्ती देना, तो उनको भी स्नेहन दिया जाता है। उस पर तीसरा देखेंगे कि रुच्छ शरीर वाले, यहाँ देखेंगे जिनका जिनके शरीर में रुचिता ज्यादा हो, ड्राइनेस ज्यादा हो, उनको भी देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जो निरंतर स्त्री सेवन करते हैं, तो व्यायाम, जो खूब व्यायाम करते हैं। तो देखेंगे पॉइंट है एक यहाँ छूट गया, वात विकार। वात रोगी वाले व्यक्ति को भी वात विकार, क्योंकि स्नेह क्या करता है, वात का शमन करेगा, तो उस व्यक्ति में वेदना पेन की कमी आएगी वात विकार में। व्यायाम, जो व्यक्ति नित्य व्यायाम करते हैं उनको उसको स्नेहन कर्म करना चाहिए, स्नेह का पान करना चाहिए। जो व्यक्ति मद्य का सेवन करता है उसके लिए स्नेह आवश्यक होता है। जो व्यक्ति स्त्री सेवन करता है, ये तीनों नित्य जो करते हैं उसके लिए भी स्नेह का पान कराना चाहिए। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर स्नेहन के योग्य पुरुष की एक इंट्रोडक्शन दे दिया गया है। आइए बात करते हैं अब अयोग्य पुरुष, मतलब किन व्यक्तियों को स्नेहन नहीं देना चाहिए, या स्नेहन के अयोग्य कौन कौन से पुरुष है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले उसको ए कहा था, उसको बी कर दिया। स्नेहन के अयोग्य पुरुष के बारे में बात करेंगे या चर्चा करेंगे। तो देख रहे होंगे यहाँ पर कफ मेद वृद्धि वाले। तो पहले तो चीजें क्या है कि स्नेहन, जो स्नेहपान जिससे करते हैं तो उससे कफ और मेद की वृद्धि होती है, ठीक है। तो कहते हैं ना कि जो स्नेहपान करेगा, घृत तेल का ज्यादा सेवन करेगा, बहुत ही हृष्ट पुष्ट होगा, बहुत ही फैटी हो जाएगा अगर ज्यादा खा लेगा तो क्या है, जिनमें ऑलरेडी कफ और मेद की वृद्धि हुई, कफ और मेद ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको नहीं देंगे। उसको क्या करेंगे, नहीं देंगे। कफ और मेद की वृद्धि वाले में नहीं देंगे। साथ ही साथ लालाश्राय युक्त पुरुष, जिस व्यक्ति को मोटा तगड़ा पुरुष है, उससे हमेशा सलाइवेशन हो रहा हो, तो उसको कभी भी हम लोग स्नेहन नहीं देंगे या स्नेह के अयोग्य माना जाएगा। उसके बाद देखेंगे जिसको प्यास लगी है, तृष्णा मतलब जिनको प्यास लगी है, जो मूर्छित है, जो बेहोश की कंडीशंस में, उसको कभी भी स्नेहपान नहीं देंगे। और जिनमें तालुशोषी मतलब जिसकी जो पैलेट होती है हमेशा क्या होता है, सूखी रहती है, तो उस व्यक्ति को भी स्नेहपान नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि देखेंगे प्यास के रोगी को अगर हम लोग स्नेहन दे देंगे, अगर मान लीजिए तेल पिला देंगे या घृत पिला देंगे, तो स्रोतों का अवरोध कर देगा, सीधे भयंकर रोग व्याधि उत्पन्न होगी। मूर्छित व्यक्ति है तो उसको जल की आवश्यकता है। और इसी तरह से स्नेहपान से ग्लानि युक्त, स्नेहपान से अगर जिन व्यक्तियों को स्नेहपान करते हैं, मान लीजिए मूर्छित हो जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, तो उनको भी स्नेहपान नहीं कराना चाहिए, उनको भी अयोग्य में रखना चाहिए। उसके बाद देखेंगे तरुण जल, जैसे फीवर जब होता है तो फीवर की जो 1 से लेकर 12 दिन की जो अवस्था होती है, 1 से लेकर 7 दिन, ठीक है ना, नवीन जल बोलते हैं, तरुण जल बोलते हैं। 1 से लेकर 7 दिन की जो अवस्था होती है, जो दिन होता है, एक 7 दिन, तो शुरुआत के 7 दिन का ज्वर को तरुण ज्वर बोलते हैं। उस कंडीशन में भी स्नेहपान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि मंदाग्नि की कंडीशंस होती है, वो स्रोतों अवरोध कर देगा, भयंकर व्याधि उत्पन्न होगी, तरुण जल में नहीं देते हैं। अकाल प्रसूता, अकाल प्रसूता का मतलब क्या होता है कि जैसे एक होता है काल प्रसूता, प्रसूता का मतलब होता है प्रसव करना, डिलीवरी, जो स्त्री बच्चे को जन्म देती है उसको बोलते हैं प्रसूता। अब उसमें 2 टर्म है, एक काल प्रसूता मतलब जो अपने प्रेगनेंसी टाइम का जो 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज होता है उस समय पर डिलीवरी हो तो उसको बोलेंगे काल प्रसूता। अगर उससे पहले या उसके काफी बाद अगर डिलीवरी हो तो उसको बोलेंगे अकाल प्रसूता। जैसे 7 महीने का बच्चा हो, 8 महीने का बच्चा हो, तो उस कंडीशन में स्नेहपान नहीं कराते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो अन टाइम डिलीवरी होती है उसके समय से बच्चा जन्म लेता है तो क्या करते हैं, उसमें स्नेहपान कराते हैं। इसलिए यहाँ अकाल प्रसूता को नहीं देते, लेकिन प्रसूता को देते हैं। और जड़ रोगी को, ऑलरेडी जिनकी
और जीर्ण का मतलब जिनमें खाना पच नहीं रहा, और खाना न पचने का कारण क्या है? अग्नि मंद है, अग्नि कमी है, तो ऑलरेडी जब स्नेह दे देंगे तो और अग्नि मंद हो जाएगी, और मंदाग्नि तो है ही है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्नेह के योग्य और अयोग्य पुरुष का परिचय देख लिया। आइए अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की इस वीडियो के। देखेंगे 7वां पॉइंट है स्नेहपान के अयोग। बिल्कुल, अगर पूरा वीडियो अच्छे से अगर आप लोग देखेंगे तो एक एक पॉइंट मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो हम लोग आपको लेक्चर दे रहे हैं ये आपका फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक काम आएगा। फाइनल के साथ साथ जो पीजी आप आगे अब पीजी की प्रिपरेशन करते हो, हर किसी की एक तमन्ना है कि हम कहीं ना कहीं हम पोस्ट ग्रेजुएशन में सर्जरी ले, का चिकित्सा ले, या पर्टिकुलर एक गायनी का कोर्स करें, एमडी गायनी कर ले, या फिर स्त्री प्रसूति कर ले। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो नोट्स है आपका कहीं ना कहीं यूजी पीजी का मिक्स है। हमारा जो बेस है यूजी के साथ साथ पीजी का भी बेस है, तो ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपका आगे बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो देखेंगे स्नेहपान के अयोग, सम्यक योग एवं अति योग का परिचय। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू अयोग, सम्यक योग एंड अति योग ऑफ स्नेहपान, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर में 3 शब्द है, एक है अयोग, दूसरा है सम्यक योग, तीसरा है अति योग। तो देखेंगे 3 है, अयोग, सम्यक योग, अति योग। तो ये बात किसकी हो रही है? तो योग का मतलब देखेंगे, सम्यक योग का मतलब, सम्यक मतलब जितनी स्नेह जरूरत पड़े। तो यहाँ पर ये जो बेसिक प्रिंसिपल किस पे डिपेंड करता है? बेस्ड ऑन स्नेह की मात्रा। जो यहाँ पर स्नेह की मात्रा बताइए, हृष्य मात्रा, मध्यम मात्रा, प्रधान मात्रा, ये उसी पर मतलब के आधारित है, बेस्ड है। कैसे? मान लीजिए किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति है अगर हृष्य मात्रा का सेवन कर रहा है, अगर मान सपोज करिए कोई व्यक्ति है मध्यम मात्रा जो है स्नेह की, उसको ये मात्रा आवश्यक है, लेकिन मध्यम मात्रा जिसको हम दे, मतलब उस व्यक्ति को देखिए 3 कंडीशन बनेगी। अगर उस व्यक्ति, जैसे जिस व्यक्ति को मध्यम मात्रा स्नेह की आवश्यकता है, अगर हम उसे मध्यम मात्रा ही देंगे तो क्या होगा? वो सम्यक योग कहा जाएगा। सम्यक मतलब जिस व्यक्ति को या रोगी को जितनी मात्रा आवश्यक है वही मात्रा देना क्या कहलाएगा? सम्यक योग कहलाएगा। अगर मान लीजिए वो व्यक्ति, मध्यम मात्रा वाला व्यक्ति को अगर उससे हम कम मात्रा दे दें, उससे क्या करें? कम मात्रा दे देंगे, तो क्या कहलाएगा? मान लीजिए मध्यम मात्रा वाले व्यक्ति को हम हृष्य मात्रा का स्नेह दे दिए, तो क्या कहलाएगा? अयोग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अयोग। इसका मतलब सम्यक योग क्या है कि जिस व्यक्ति या रोगी को जितनी मात्रा की जरूरत है उतनी ही मात्रा देना क्या कहलाएगा? सम्यक योग। तो बात समझ में आई होगी कि मध्यम मात्रा वाले व्यक्ति को वही मात्रा देना स्नेह की, उसको बोलेंगे सम्यक योग, मतलब सही योग हुआ है, मतलब उसका कार्य सही होगा। अगर मध्यम मात्रा वाले व्यक्ति को हम अगर हृष्य मात्रा दे देंगे तो क्या कहलाएगा? उससे कम हो गया ना, अयोग कहलाएगा। मतलब प्रॉपर काम नहीं होगा, अयोग। व्यक्ति या रोगी को आवश्यक मात्रा से कम मात्रा देना क्या कहलाएगा? अयोग कहलाएगा। अगर मान लीजिए मध्यम मात्रा वाला व्यक्ति है, उसको हम कहीं ना कहीं जरूरत है मध्यम मात्रा वाला स्नेह पाने की, लेकिन दे दिया प्रधान मात्रा, तो क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया इसका मतलब अति हो गया ना, अति योग। अति मतलब क्या हो गया? जिस व्यक्ति या रोगी को आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा दे दें तो उसको योग को क्या बोलेंगे? अति योग। तो ये सिंपल आपका इंट्रोडक्शन है, परिचय है, बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना, टर्म को समझना है। तो यहाँ पर 3 टर्म है, अति योग, अयोग, सम्यक योग। मतलब यहाँ पर जो सम्यक योग है ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। बाकी ये सही मात्रा बिल्कुल, ये सम्यक मात्रा वाली, सम्यक योग वाली सही मात्रा है। बाकी अयोग, अयोग, अयोग में कम मात्रा दे रहे हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट है उससे कम है, और अगर रिक्वायरमेंट से ज्यादा दे दिए तो अति योग हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।